डेरेक लंसफोर्ड की एंट्री ने पिट्सबर्ग प्रो को ऑलरेडी एक बड़े लेवल पे पहुंचा दिया है। अभी तक दोस्तों पिट्सबर्ग प्रो एक ऐसा कंपटीशन था जो निक वॉकर वर्सेस मार्टिन फिट्जवाटर का कंपटीशन कहलाया जा रहा था, लेकिन अब कंप्लीटली सिनेरियो बदल चुका है। डेरेक ने जैसे ही इस कंपटीशन में आने की अपनी कंफर्मेशन दी, तभी से ये कंपटीशन उनके नाम हो गया। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डेरेक लंसफोर्ड का इस कंपटीशन में उतरना मतलब उनका इस कंपटीशन को पक्के तौर पे जीतना। डेरेक को मुझे नहीं लगता यहाँ पे निक वॉकर हरा सकते हैं और ना ही मार्टिन फिट्जवाटर। हालांकि इस कंपटीशन में और भी बहुत सारे एथलीट्स हैं जैसे विलियम बोनेक, गुड वीटो, माइकल क्रिजो, पर डेरेक लंसफोर्ड को इनमें से कोई भी एथलीट हरा पाएगा ये हम सब लोग जानते हैं कि लगभग नामुमकिन है। डेरेक ने ये वाली बात भी बोल दी कि पिट्सबर्ग एक ऐसा कंपटीशन है जो मैं हमेशा से करना चाहता था। हमेशा से मतलब पिट्सबर्ग तो पहली बार ही इस साल होने जा रहा है जिसमें कि मेंस ओपन डिवीजन को ये लोग इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन डेरेक को इस साल पहली बात तो आर्नोल्ड खेलना था जो वो ऑलरेडी जीत चुके हैं, फिर इन्हें अब ये पिट्सबर्ग खेलना है और उसके बाद इस साल का ओलंपिया भी इन्हें जीतना है। क्योंकि डेरेक हर साल हम देख रहे हैं सिर्फ ओलंपिया ही खेलते आ रहे हैं। 2017 से लंसफोर्ड ने सिर्फ ओलंपिया ही खेला है। ऐसे कंपेटिटर हैं ये इकलौते जिन्होंने सबसे कम कॉम्पिटिशन आज तक खेले होंगे और सब में जीत लगभग हासिल की। इसीलिए डेरेक को अब और कॉम्पिटिशन साल में खेलने का मन हो रहा था, इसीलिए इस बार उन्होंने आर्नोल्ड में खेला और पिट्सबर्ग में अपनी एंट्री कंफर्म कर दी है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि ये शो टायलर मैनियन का, जिम मैनियन का शो है और मैनियंस को मना करना बहुत टफ हो जाता है किसी भी एथलीट के लिए। ये शो इस बार इतना बड़ा ऑलरेडी बन चुका है कि आर्नोल्ड क्लासिक के बाद एक सबसे बड़ा शो बन चुका है। आप खुद सोच के देखो, आज तक न्यूयॉर्क प्रो आर्नोल्ड के बाद का एक बड़ा शो माना जाता था, लेकिन क्योंकि अब पिट्सबर्ग के अंदर मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है तो ये फॉर श्योर न्यूयॉर्क प्रो की अब जगह खा चुका है और ये पहले से ही तय है। क्योंकि डेरेक लंसफोर्ड न्यूयॉर्क में तो खेलने नहीं आ रहे, बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स इतने सारे आपको न्यूयॉर्क में नहीं दिखेंगे जितने पिट्सबर्ग में इस बार दिखने वाले हैं। ऑलरेडी न्यूयॉर्क के प्रमोटर्स इस चीज से जरूर परेशान होंगे कि उनका एक कंपटीशन ये जो इतनी हाइप रखता था पिट्सबर्ग उसको अच्छे तरीके से पहली बार आते ही चबा चुका है। अब न्यूयॉर्क के प्रमोटर्स के पास एक ही हथियार बचता है, वो है ज्यादा प्राइज मनी। अगर अच्छी प्राइज मनी इस बार न्यूयॉर्क में मिलती है मेंस ओपन क्लास को तो फॉर श्योर पिट्सबर्ग से ज्यादा नाम उसका अभी भी रहेगा। लेकिन उसके अलावा पिट्सबर्ग प्रो पे बहुत कुछ और ऑफर करने के लिए, अच्छे कंपेटिटर्स, गेस्ट पोजिंग भी यहाँ पर रह सकती है पॉसिबली, और उसके साथ साथ इतने बड़े एथलीट डेरेक लंसफोर्ड जैसे एथलीट का आना, जिम मैनियन का नाम जुड़ा होना, ये इस कंपटीशन को आर्नोल्ड के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग एक कंपटीशन बना देगा। और थर्ड नंबर पर दुनिया का सबसे पॉपुलर कंपटीशन अभी से ही पिट्सबर्ग प्रो बन चुका है। दोस्तों आपको क्या लगता है कैसा जाएगा इस बार का ये शो? और मुझे तो लगता है कि एक सेकंड आर्नोल्ड क्लासिक इसे कहना गलत नहीं होगा। डेरेक ने तो ऑलरेडी बोल दिया है, आई फील लाइक पिट्सबर्ग प्रो विल बी अ लेगेसी शो। तो ये मैंने जैसे कि बताया कि जिम मैनियन इस शो को प्रमोट करवाने के लिए ही इतने सारे एथलीट्स को बुला रहे हैं और वो एथलीट्स पहले से इस शो के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें लिख दे रहे हैं, तो समझ में आता है कि शो की एक हाइप अभी से कितनी ज़्यादा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है बड़े बड़े एथलीट्स की ओर से। दोस्तों इसके बाद अगला अपडेट, एक बहुत ही अजीब लाइनअप फिलहाल मेंस फिजिक के अंदर निकल कर रखे आ रहा है। एक शो होने जा रहा है दोस्तों चाइना प्रो। ये कंपटीशन होगा 30 मार्च को। हैरानी की बात यह है कि इस कंपटीशन में सिर्फ 4 एथलीट्स खेलते हुए नजर आएंगे और ये बात बताती है इस कंपटीशन की ऑफिशियल लिस्ट, जिसके अंदर हमारे एक इंडियन एथलीट सुरोजित डे यानी अनस्टॉपेबल बिट्टू का भी नाम है। तो दोस्तों पहली बात तो यह है कि इतना छोटा लाइनअप कभी भी आज तक किसी मेंस फिजिक में शायद हमने देखा नहीं होगा। मेंस फिजिक में जहां भर भर के एथलीट्स कंपीट करते हैं वहां इतने कम एथलीट्स अगर खेलेंगे तो जीतने के आसार कितने ज्यादा हैं आप खुद समझ सकते हैं किसी भी एथलीट के लिए। लेकिन इसके बाद एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये आता है, सुरोजित डे यानी बिट्टू ने अभी हाल ही में अपना एक ये पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने बोला था कि ये 24 दिन आउट है शो खेलने से। अब शो तो 30 तारीख को होने वाला है, शो की लिस्ट में इनका नाम आ चुका है यानी परसों, तो ये 24 दिन आउट किस हिसाब से है। सुरोजित ने एक और पोस्ट ये भी डाला जिसमें कि वो लिखते हैं कि ये चाइना डीएमएस प्रो खेलेंगे। ये पोस्ट इन्होंने 2 दिन पहले डाला था, तो ये 24 दिन आउट इन्होंने किस हिसाब से लिखा और किस चीज के लिए लिखा है ये अभी कंफ्यूजन वाली बात है। अब ये कम नहीं था दोस्तों, एक और कंफ्यूजन निकल के आती है। चाइना डीएमएस प्रो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार होगा और दूसरी बार ये शो होगा 11 मई को। तो 11 मई यहाँ से करीबन अभी 43 डेज आउट की हम बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से भी 24 दिन आउट अगर ये लिखते हैं और उस वाले चाइना प्रो की बात कर रहे हैं तो भी ये 24 और 43 दिनों का एक गैप अलग अलग दिनों को दर्शाता है। तो इसीलिए यहाँ पर अब और भी ज्यादा कंफ्यूजन है कि कौन से शो में खेलेंगे, तो बहुत सारी चीजें अभी अनक्लियर्ड है और 24 डेज आउट वाली गुत्थी या तो ये सुलझाएंगे या फिर इनके कोच सिद्धांत जायसवाल। तो दोस्तों मैं बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या है। जो सुरोजित है इनके पास में पासपोर्ट ही नहीं था चाइना जाने के लिए, तो इन्होंने पासपोर्ट के लिए अब अप्लाई करा था, फिर इनका वीजा भी बन के आ गया, लेकिन अब शो की डेट इतनी नजदीक आ गई है कि अब ये जा नहीं सकते हैं। तो ये समझ लो 4 लोग थे, उनमें से एक ये नहीं जा रहे, सिर्फ 3 लोगों का मेंस फिजिक का ये शो बन के रह जाएगा।
तो ये खेलेंगे 19 से 20 अप्रैल को होने वाला एक शंघाई में शो ह्यूंडई चाइना प्रो, तो वो यहाँ से है एग्जैक्टली 24 दिन आउट, और उसी शो के लिए इन्होंने लिखा है कि ये खेलेंगे उसमें। तो यह दोस्तों पूरा का पूरा अभी सीन। बाकी सुरोजित ने लास्ट टाइम जब अभी शेरू में कम्पीट किया था, जब मैं भी गया था मुंबई वाले शो में, तब इनकी 8th प्लेसिंग आई थी। बहुत ज़्यादा मस्कुलर बॉडी है, बहुत राउंड मसल बैलीज है, साइज काफ़ी तगड़ा है 22 साल का एक लड़का होने के हिसाब से, और बहुत ही मैच्योर मसल्स तो अभी नहीं बोलूंगा, लेकिन हो रही हैं वो मैच्योर। लाइन्स दिखती है इनकी चेस्ट में, मतलब फाइबर्स दिखना, और एक समय आएगा ये बहुत हार्ड मसल्स दिखाएंगे अपनी। तो अभी सेपरेशन इनकी बैक में और इंक्रीज होने वाला है समय के साथ साथ। पिछले साल इनकी शेरू में 8th प्लेसिंग की हुई, ये सिद्धांत जायसवाल को भी समझ में नहीं आया। जब मैंने उनसे बात करी थी तो वो भी कंफ्यूज थे कि जजेस ने इतना पीछे इनको क्यों डाला, क्योंकि सच में ये टॉप 5 में आना डिजर्व करते थे। उस लेवल पे इनकी फिजिक पिछले साल भी दिख रही थी। इस बार सुरोजित से काफी ज्यादा हमें उम्मीदें हैं। काफी सारे लोग तो बल्कि ये भी बिलीव करते हैं कि इनका साइज इतना ज्यादा है कि इनको क्लासिक कैटेगरी में खेलना चाहिए। ज्यादा करके लोग उस चीज को इनकी सपोर्ट करते हैं। लेकिन मेंस फिजिक में एक बहुत प्रॉमिसिंग एथलीट ये है। आप में से काफी सारे लोग मुझे दोस्तों कहते हैं कि मैं इंडियन एथलीट्स को कवर नहीं करता हूं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि इंडियन एथलीट्स ज्यादातर खेलते ही नहीं है। खेलते भी हैं तो या तो शेरू क्लासिक या फिर अफगानिस्तान के आसपास के शोज खेलते हैं, और जब एथलीट्स वो शोज खेलते हैं तब मैं इनको फॉर श्योर सबको कवर करता हूं। तो इसीलिए सुरोजित ने अभी ये वाला शो खेलने का अपना फैसला करा, इसीलिए मैंने अपडेट्स में आज इनकी बात करी है। कोई और एथलीट खेलने आएगा तो उसकी बात भी होगी। इनके बाद हम चलते हैं अगले एथलीट पे। बात यहाँ पर करते हैं दोस्तों एक और मेंस फिजिक एथलीट की। बहुत तगड़ा एथलीट है वो, नाम आता है आंड्रे ड्यू। दोस्तों आंड्रे ने फिलहाल अपनी ये फिजिक दिखा दी है, और मुझे ऐसा क्यों लगने लग गया है कि ये आंड्रे की बेस्ट एवर फिजिक है, क्योंकि इस फिजिक के अंदर इतनी ज़्यादा हार्डनेस और राउंडनेस आपको दिखेगी। आंड्रे लग रहे हैं बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे, और जो साइज अभी आ रहा है इनकी बॉडी में, ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से प्रेप ये कर रहे हैं ना, बॉडी परफेक्टली रिएक्ट कर रही है, और इसी वजह से बॉडी बहुत तेजी से चेंज होती चली जा रही है। और इसको आप दोस्तों नतीजा बोल सकते हो एक फ्रेश बॉडी होने का, क्योंकि आंड्रे ने बहुत लंबे अरसे से कंपीट नहीं किया था, तो इसलिए बॉडी एकदम फ्रेश है, रिसेप्टर्स एकदम फ्रेश है उनके। तो जो भी ट्रेनिंग, जो भी स्टेरॉइड्स, ग्रोथ हार्मोन, डाइट अपनी बॉडी को ही दे रहे हैं, इनकी बॉडी बहुत जल्दी ज्यादा से ज्यादा मसल टिश्यू पुट ऑन कर रही है। न्यू टिश्यू तो ये पुट ऑन कर ही रहे हैं, लेकिन ओल्ड टिश्यू इनका ज्यादा हार्ड अब होने लग गया है, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत हैवी करते हैं ये, और नतीजा मिल रहा है एक न्यू मस्कुलर लुक और हार्ड बॉडी का। और मुझे लग रहा है कि आंड्रे इस बार ऑफ आए या ऑन आए स्टेज पे, पर फॉर श्योर बहुत बड़े आएंगे। मेंस फिजिक एथलीट लगेंगे या नहीं वो अलग बात है, पर अभी लग रहे हैं सुपर डुपर इंप्रेसिव। मुझे गलत नहीं लगेगा ये बोलना कि ये शायद बेस्ट एवर आंड्रे ड्यू हैं अभी तक। कौन सा शो ये खेलेंगे तो इसकी हम बात कर लेते हैं। आंड्रे ड्यू ने अभी तक भी एग्जैक्टली नहीं बताया कि वो कौन सा शो होगा जिसमें खेलने उतरेंगे, लेकिन हाँ, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि ये 24 और 25 मई को कोई सा भी शो खेल सकते हैं, और उस टाइम पे हो रहे हैं 4 से 5 शोज। तो मालूम नहीं कि उस टाइम पे कोई शो खेलेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये भी पिट्सबर्ग खेलने के लिए उतर जाएं। इनसे इनफैक्ट बोला भी है यहाँ पर एरिन बैंक्स ने कि पिट्सबर्ग के लिए आप अपना नाम दे दो, क्योंकि एरिन आ रहे हैं पिट्सबर्ग खेलने के लिए, अली बिलाल भी उतर रहे हैं वो खेलने के लिए। ऐसे में अगर आंड्रे उतर जाते हैं तो परफेक्ट कॉम्बो हमें देखने के लिए मिल जाएगा। देखते हैं आंड्रे ड्यू अभी कौन सा शो प्लान कर रहे हैं, लेकिन यार खतरनाक बॉडी है ये, और बहुत ज्यादा ड्राई और हार्ड बॉडी है ये। इनके बाद दोस्तों अगला अपडेट आ जाता है शॉन क्लैरिडा के ऊपर। जायंट किलर शॉन क्लैरिडा ने अपना ये रिकवरी फेज का फिलहाल अपडेट डाला है। ये इस वक्त पे चल रहे हैं 199 LBS के वजन पे, और अभी भी काफी ज्यादा लीन साइड पे है। शॉन ने बताया कि ट्रेनिंग इनकी अब कम हो गई है, और बॉडी को एक रेस्ट फेज में लेकर के ज्यादा जा रहे हैं। फूड और सप्लीमेंट्स इन्होंने थोड़े से कट कर दिए हैं, और अभी भी काफी क्लीन डाइट पे बने हुए हैं। जैसा कि इनके कोच बॉस ऑफ आउटलॉ यानी स्टीफन कैंजिल ने बताया, बिल्कुल हूबहू वैसे कर रहे हैं ये। कार्डियो भी इनकी कम हो गई है। शॉन ये कहते हैं कि ये सब करना इनके लिए जरूरी था, ताकि अपने दिमाग को और अपनी बॉडी को ये एक अच्छे पॉइंट पे लेकर के जा सके, थोड़ा शांत हो सके। लेकिन अब ये वापस से बहुत जल्दी अपना ट्रिगर पुल करेंगे और पुश करना शुरू करेंगे ग्रोथ सीजन के अंदर। यानी क्लैरिडा ने ये तो क्लियर कर दिया है कि वो और ज्यादा अभी वजन अपना पुट ऑन करने वाले हैं, स्टेज पे और ज्यादा बड़े दिखने वाले हैं, इसी साइज पे नहीं बने रहेंगे। वैसे भी इस बार कोई शॉन क्लैरिडा ने अपनी हल्की बॉडी नहीं दिखाई थी आर्नोल्ड की स्टेज पे, एक दमदार इन्होंने परफॉर्मेंस निकाल के दी थी। वो अलग बात है कि इनकी प्लेसिंग इस बार यहाँ पर 7th आई थी, लेकिन क्लैरिडा ने अपनी कसर नहीं छोड़ी थी, कहीं से भी कहीं तक अपना मैक्सिमम इन्होंने निकाला था। और जायंट्स के बीच में खड़ा होना बहुत बड़ी बात होती है इस छोटी हाइट के साथ में। बट क्लैरिडा अभी और पुश करेंगे और खुद को और ज्यादा बड़ा लेकर के आएंगे। किस शो में एग्जैक्टली खेलने वाले हैं वो तो अभी नहीं मालूम। पॉसिबली हो सकता है कि डायरेक्टली हमें ओलंपिया में ही ये दिख जाए, क्योंकि कियोन पियर्सन ही अब इनका टारगेट है। अब कियोन इनका टारगेट बन चुके हैं। हमें मालूम है कि ये कियोन रुकने वाले नहीं है, वो बहुत
आउट ऑफ रीच हो गए हैं शॉन क्लैरिडा से। और अब तो कियोन के पास राउंडनेस भी बहुत ज्यादा है, भले ही आउट ऑफ रीच सही, लेकिन क्लैरिडा इस डर से अपना काम करना बंद नहीं कर देंगे। उन्होंने बोल दिया कि मैं अभी और ज्यादा इंप्रूव होने वाला हूँ और एकदम हार्ड इस बार जाऊंगा। देखते हैं इनके कोच इनको किस तरीके से और ज्यादा तगड़ा बनाएंगे। फ्रेंकली स्पीकिंग कियोन से शॉन क्लैरिडा जीत पाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। कियोन जैसा एक परफेक्ट बैलेंस और सिमेट्री किसी और पे है नहीं, इसीलिए क्लैरिडा मुझे अब ऐसा लगता है कि उन्हें छू भी नहीं सकते। लेकिन स्टिल क्लैरिडा और बेहतर होना चाहते हैं, अपने इस फ्रेम पे और ज़्यादा मसल्स ग्रो करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ होगी। पॉसिबली क्लैरिडा इस बार मेंस ओपन में आ जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर 212 में ही सही तो भी हमें एक बेटर शॉन क्लैरिडा इस साल देखने के लिए मिलेंगे। देखते हैं किस तरीके से ये अपना ग्रोथ सीजन लगाएंगे, किन मसल्स को ये और ज्यादा बड़ा करने पे इस बार ध्यान देंगे। यहाँ पर हम चलते हैं अगले एथलीट पे और ये आ जाता है विलियम बोनैक के ऊपर अपडेट। दोस्तों देखो, हम लोगों को पता है 29 तारीख को होने वाला है डेट्रॉइट प्रो और उसमें विलियम बोनैक खेलने उतरेंगे। फिलहाल इनकी ऐसी फिजिक हमने देखी है और विलियम अच्छे लग रहे हैं, एक डिसेंट हार्डनेस के साथ में अपनी बॉडी में राउंडनेस भी दिखा रहे हैं। विलियम ने ये तो क्लियर कर दिया कि इस बार मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, लिविंग नो स्टोन्स अनटर्न्ड, ये ऐसा लिखते हैं। और ये कंपटीशन से 3 दिन पहले की इनकी फोटो है। हमें ये पता है कि विलियम की बॉडी में अब आने लग गए हैं फ्लॉज, जिसके लिए मैं पिछले साल तक बोलता था कि इनकी फिजिक में कोई भी फ्लॉ नहीं है। अब इनके ट्राइसेप्स छोटे हो गए हैं, एक तरह से वहां पर इंजरी दिखाई देती है और बॉडी का साइज ओवरऑल तो डिग्रेड हुआ ही है, लैट्स भी छोटे हो गए हैं। तो विलियम अब काफी सारी जगहों से एक्सपोज हो गए हैं क्योंकि कमियां आ चुकी हैं उनकी बॉडी में। फिलहाल इन्होंने अपना ये भी एक अपडेट डाला है जिसमें कि बैक लैट स्प्रेड कर रहे हैं और विलियम का कोई वो खतरनाक लैट स्प्रेड नहीं है जैसे पहले होता था। साथ ही साथ बैक डबल बाइसेप के अंदर भी आप देखोगे अच्छे दिख रहे हैं, नो डाउट, बट वही क्रेजीनेस अब मिसिंग है। हो सकता है स्टेज पे विलियम जब फुल आए तो बहुत ज्यादा फटके ही आ जाए और इनका सब एथलीट्स को हराना वैसे भी काफी हद तक कंफर्म है। लेकिन विलियम के साथ अभी भी अगर आप ध्यान से देखो तो बैक डबल करते वक्त इनके लैट्स अभी भी एक तरफ से ज्यादा पीछे झुक रहे हैं और दूसरी तरफ का लैट का हिस्सा कहीं ना कहीं थोड़ा कम झुक रहा है। ये चीज आप इनकी लोअर बैक से पता लगा सकते हो। लेफ्ट साइड की लोअर बैक उतनी ज्यादा मोटी नहीं है जितनी राइट साइड वाली है। ये डिफरेंस स्टेज पर ज्यादा एविडेंट होता है, इन फोटोज में उतना नहीं मालूम पड़ेगा। और ये है इनका बैक लैट स्प्रेड का फाइनल पोज। तो इसमें आपको लैट्स काफी ज्यादा स्क्वीज्ड आउट दिखेंगे। लेफ्ट लैट में डेफिनेटली इनके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और ये स्कार्स ये वाली चीज बता रहे हैं, इसलिए शायद ये अपने लेफ्ट वाली साइड की बैक को पीछे की ओर नहीं झुका पाते हैं। बाकी इनका ये मोस्ट मस्कुलर है जिसमें कि विलियम आमतौर पर सबको खाई जाते हैं और इसमें भी काफी अच्छे अभी भी दिखाई दे रहे हैं। तो इनका कॉम्पिटिशन होने वाला है इन सारे एथलीट से। इनमें कोई भी बहुत बड़ा एथलीट नहीं है जो विलियम बोनैक को हरा पाए। विलियम के अलावा इसमें जेम्स हॉलिंगसेट खेल रहे हैं जो कुछ खास नहीं है, कार्लोस थॉमसन जूनियर जो बहुत अगेन कुछ अच्छी परफॉर्मेंस इस बार आर्नोल्ड में नहीं निकाल के दे पाए, और कोई एथलीट वैसे भी नहीं है। तो विलियम का इसलिए जीतना तय है। एक हल्की बॉडी के साथ भी विलियम बोनैक यहाँ पर अपनी जीत कायम कर सकते हैं। इनके अलावा हम चलते हैं क्लासिक एथलीट पे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नाम आ जाता है वेस्ले विजर्स का। वेस्ले फिलहाल डेट्रॉइट पहुंच तो गए, लेकिन इस बार डेट्रॉइट पहुंचने में भी उनको एक दिक्कत हो गई, उनकी फ्लाइट ही कैंसिल हो गई, इसलिए अगले दिन की उन्होंने सेम फ्लाइट ली, तो एक दिन लेट पहुंचे। तो इसलिए वेस्ले विजर्स की वो उस तरीके से कार्ब लोडिंग और पीक वीक नहीं हो पाएगा शायद जिस तरीके से एक्सपेक्टेड था। हालांकि आने के बाद वेस्ले ने बताया कि मैं अभी भी बिल्कुल परफेक्ट हूं और इस बार मेरे साथ फुलनेस की दिक्कत नहीं रहेगी जैसे कि आर्नोल्ड क्लासिक में थी, क्योंकि वेस्ले इस बार बीमार नहीं है, वो इस बार काफी अच्छा फील कर रहे हैं। तो इसलिए साइज पूरा लगभग आ जाएगा जितना कि स्टेज वेट पे उनको आना होता है। इसके साथ ही साथ वेस्ले विजर्स ने अपनी बॉडी अभी की दिखाई और एक Q&A सेशन अनाउंस करा इंस्टाग्राम स्टोरी पे। तो इसके अंदर एक इंसान ने इनसे पूछा कि क्या ये इस साल का ओलंपिया खेलेंगे। वेस्ले ने साफ तौर पे मना कर दिया कि इस बार ये ओलंपिया नहीं खेलने वाले और ये पूरा साल उनका एक ग्रोथ सीजन का रहने वाला है। मसल्स इकट्ठा करेंगे और अच्छी फिजिक लेकर के अगले साल कमबैक करेंगे। इस बार सिर्फ ये डेट्रॉइट खेलने वाले हैं और पूरे साल में कोई भी और हमें कॉम्पिटिशन खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। और ये थोड़ी सी एक नेगेटिव न्यूज हो सकती है उन फैंस के लिए जो इस बार वेस्ले विजर्स को ओलंपिया में एक्सपेक्ट कर रहे हो, पर ये जरूरी है उनके लिए अगर अच्छी प्लेसिंग लानी है और बढ़ते हुए इस क्लासिक फिजिक के साथ में अपना खुद का तालमेल बिठा के चलना है। तो सारे एथलीट्स की तरह इनको भी अब ग्रो होना पड़ेगा और जो लूज करी हुई मसल्स है उनको इकट्ठा करना पड़ेगा, नई नई जगह पर हैमस्ट्रिंग्स में, लेग्स में साइज गेन करना पड़ेगा और वेस्ले को और ज्यादा फुलनेस की जरूरत पड़ेगी ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने के लिए। देखते हैं फिलहाल इस वाले शो में डेट्रॉइट में ये कितना अच्छा दिखते हैं और क्या ये हरा पाएंगे इसके अंदर मैट ग्रेगो को। मुझे थोड़ा सा अभी डाउट होता है, पर आने वाला वक्त यानी 2 दिन बाद हमें सब पता लग ही जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक बड़ी न्यूज आती है। जेरेमी पोर्टविन एक ओलंपिया मेंस फिजिक कंपेटिटर, हम सब लोग जानते हैं कितना बड़ा नाम है। फिलहाल ये किडनी कैंसर से अभी ग्रसित पाए गए हैं। इनको स्टेज 1 का किडनी कैंसर निकला है। इन्होंने अभी ये इन्फॉर्मेशन अपने सोशल मीडिया पे शेयर करी है। जेरेमी ये लिखते हैं कि स्टेज 1 इनको किडनी कैंसर पाया गया। लाइफ में इस तरीके के सेटबैक्स आ सकते हैं, लेकिन ये हमारी मर्जी है कि हम
उससे हार जाएं या फिर उसका सामना करके उसको हरा दे। जेरेमी ये भी बोलते हैं कि मैं इन चीज़ों के ऊपर अभी और बाद में बात करूंगा कि ये किडनी में कैंसर क्यों मेरे निकला, क्या इसका ट्रीटमेंट चलने वाला है। तो फिलहाल हमें जेरेमी पोर्टमैन ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आप यकीन करोगे, किसी को कैंसर निकला और वो ट्रेनिंग कर रहा है। मैं आपको सच बताऊं दोस्तों, ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ है और बहुत ज़रूरी भी, अगर आपको रिकवर होना है, क्योंकि ये स्टेज 1 का कैंसर है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि इससे छुटकारा ना पाया जा सके। लोग अक्सर इस तरीके के कैंसर्स को टैकल कर लेते हैं, इनके ऊपर जीत जाते हैं और स्टेज 1 में डिटेक्ट होने के कारण, इतना अर्ली डिटेक्ट होने के कारण इसका इलाज पॉसिबल है। तो इस वक्त पे इनका क्या एग्जैक्ट इलाज चल रहा होगा वो सिर्फ इन्हें मालूम है, पर अगर एक अंदाज़ा लगाया जाए तो डॉक्टर्स कई बार एकदम छोटा अगर ट्यूमर निकलता है, 7 सेंटीमीटर या उससे कम का ट्यूमर निकलता है स्टेज 1 कैंसर में, ऐसा आमतौर पे पाया जाता है, तो उस केस में सर्जरी सीधा परफॉर्म करते हैं और ट्यूमर को ही अलग कर देते हैं, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। हो सकता है जेरेमी अपनी सर्जरी करवा करके ट्यूमर निकलवा ले और एकदम छुटकारा उनको मिल जाए। अगर किसी ऐसी जगह पर ट्यूमर हुआ जहां से वो नहीं निकाला जा सकता तो पूरी फिर किडनी रिमूव करनी पड़ेगी, जो कम होता है स्टेज 1 के कैंसर में। इसके अलावा अभी तक जितनी मैंने रिसर्च की है तो कीमोथेरेपी दोस्तों इसके अंदर कोई एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन नहीं होता है और टिपिकली स्टेज 1 के किडनी कैंसर में इसे परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि ये उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं होता है। ये सिर्फ तब हो सकता है अगर सर्जरी पॉसिबल नहीं है करनी और कैंसर बहुत आगे तक पहुंच गया है, तो इसलिए कीमोथेरेपी ये करवाएंगे, ये भी होना बहुत मुश्किल है। फिलहाल जेरेमी एक बहुत ही अच्छी स्टेट में आपको अभी भी दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि जब ये वर्कआउट कर रहे हैं, जब ये इतनी अच्छी अपनी फिजिक इस वक्त पे दिखा रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये कितने ज़्यादा एक सही स्टेट में अभी भी चल रहे हैं, इवन तो उनको कैंसर पाया गया है। मैं आपको दोस्तों साफ तौर पे बता दूं कि कैंसर पाए जाने को स्टेरॉइड्स लेने से रिलेट ना करा जाए तो बेटर है, क्योंकि ये किसी को भी हो सकता है। फैमिली में कैंसर के जेनेटिक्स होने के कारण या फिर गलत हैबिट्स के कारण कैंसर होने का एक कोई भी मोटा कारण जानना बड़ा मुश्किल है। ये किसी भी कारण से हो सकता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इस वक्त इस सिचुएशन में है कि सिर्फ एग्जम्पशन कर सकते हैं। एग्जैक्ट कॉज अगर पता हो जेरेमी पोर्टमैन को तो वो शेयर कर देंगे आने वाले टाइम में, और इनकी क्या एग्जैक्ट अभी थेरेपी चल रही है या फिर ये ऑपरेशन करवाएंगे या फिर कोई और तरीके का ट्रीटमेंट करवाएंगे कैंसर से छुटकारा पाने का, वो भी हमें आने वाले समय में ही पता लगेगा। फिलहाल पूरा बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी इनको सपोर्ट कर रही है और इनको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ देने की कोशिश कर रही है। सब लोगों का यही मानना है कि अभी जिस स्टेज का इनको कैंसर है ये इजीली इसको बैटल करके ऊपर उठ जाएंगे, और दोस्तों हम लोग भी यही उम्मीद करते हैं कि पोर्टमैन इस चीज को जल्दी से जल्दी डिफीट करे। अभी तो अच्छे से वर्कआउट करने में लगे हैं, हैवी उठा रहे हैं और शेप तो आप इनकी देख ही रहे हो। तो दोस्तों ये वर्कआउट कर रहे हैं कैंसर होने के बाद भी, और ये चीज कई सारे मिथ्स को डीबंक करने के लिए काफी है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।